हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोलेरू लेक को लेकर के, तो कोलेरू लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, कोलेरू लेक हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में लोकेटेड है। कोलेरू लेक कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। कोलेरू लेक को 1972 में एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उस प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कोलेरू लेक को 1999 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेजिग्नेशन दिया गया। इसके अलावा आप सभी को पता है 1971 में ईरान की सिटी है रामसर और वहाँ पर वेटलैंड कन्वेंशन होता है जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और उसी रामसर कन्वेंशन के अंडर 2002 में कोलेरू लेक को वेटलैंड साइट का भी डेजिग्नेशन दिया गया। कोलेरू लेक पर हर साल जो है वो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्शन पॉइंट के रूप में न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलेरू लेक का बहुत सारा एरिया प्रेजेंट टाइम में ड्राइड अप हो चुका है जिसकी वजह से भी ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोलेरू लेक को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हमारे वोल्केनो एकेडमी का जो न्यू इनिशिएटिव है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। वो एस्पायरेंट्स जिनको यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम देना है और वो चाहते हैं कि 2023 का एग्ज़ाम वो क्रैक करें, तो इसके लिए हम मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम के बेसिक फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी को आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और आपके ग्रुप्स को जो मेंटोर हैं वो अलॉट किए जाएंगे। आप सभी को पता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो इसका एक वास्ट सिलेबस होता है, जो प्रोसीजर होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो उस सारे प्रोसीजर में आपका जो भी मोटिवेशन है वो हाई लेवल पर रह सके, आपकी रेगुलर कंटिन्यूटी बेसिस पर आपकी स्टडी हो सके और जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए ये गाइडेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे, आपकी हर सब्जेक्ट को प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पर प्रिपेयर करवाया जाएगा। जो भी टॉपिक आपको डेली बेसिस पर दिया जाएगा उसको इवेल्युएट करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि इसमें इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग से फोकस किया जाएगा। जैसे ही आपका कुछ पार्ट कवर होता है फिर आपको बेसिक जगह से आपके स्टार्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे। क्योंकि अगर हम देखें तो यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो प्रीलिम्स जो है वो एक एलिमिनेशन एग्जाम है, लेकिन मेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल लिस्ट में अगर आपको अपना नेम जो है वो मेंटेन करना है। तो स्पेसिफिक स्टार्टिंग से ही हम जो है ऐसे टॉपिक, इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग, इन सभी को साथ में लेकर के चलेंगे ताकि जब आप प्रीलिम्स को क्रैक करें तो मेंस लिखने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये बेसिक फीचर है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है वो जूम मीटिंग के थ्रू आपकी स्टडी में क्या क्या हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं उन सभी को भी हम इवेल्युएट एंड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बेसिक इनिशिएटिव है, बेसिक फीचर्स हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 1 अगस्त से ये जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो अर्ली 100 स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमने बेनिफिट रखा है। हमारी फी में ओरिजिनल प्राइस इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का 599 पर मंथ है, लेकिन हमने जो अर्ली 100 स्टूडेंट्स हैं इसमें अभी भी कुछ सीट जो है वो वैकेंट बची हुई है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और 399
पर मंथ जो है हमने इसकी नॉमिनल फी रखी है। इसके अलावा 6 मंथ्स के लिए भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बेनिफिट देता है प्रोग्राम, को लगता है कि आपके जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन लिंक करने का जो लिंक है, जो प्रोसीजर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे मेंटोर से, आप हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर जा करके जो भी आपकी बेसिक क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो वहाँ पर, और फिर इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता है हमारे इंडिया की 15 प्रेसिडेंट जो हैं उनको इलेक्ट कर लिया गया है। हमारे जो CGI हैं NV रमन्ना, कल उन्होंने उनकी ओथ का जो प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट करवा लिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट को ओथ या तो हमारे CGI दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर वो एब्सेंट हो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया की सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट ये होंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल फर्स्ट नंबर पर रह चुकी हैं। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। एक तरीके से हमारे कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट पोस्ट पर बिठाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट पोस्ट पर लाया गया है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारे कंट्री में किस तरीके से जो भी हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो भी हमारी कंट्री के इंटीग्रल पार्ट हैं, उन सभी में डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए कोशिश की जा रही है। देखो, बार बार हम ये डिस्कस करते हैं कि बार बार ये बोला जाता है कि वीमेन को लेकर के जो लॉज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और ज़्यादा उनके ऊपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे एडिटोरियल भी डिस्कस किए हैं जिसमें बोला जाता है कि लॉ मेकिंग बॉडी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो वीमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करें। मतलब हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन हो, मतलब 50% जो है मिनिमम होना ही चाहिए कि जितने मैन हैं उतने वीमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड पार्लियामेंट में भी, जिससे लगता है कि वीमेन को लेकर के जो भी इश्यूज हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि उनको लेकर के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको जो भी वीमेन लेजिस्लेटर हैं वो अच्छे से उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगी। तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को हमने बिलोंग करने वाली जो विमेन हैं उनको हमने हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर यहाँ पर इलेक्ट किया है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारी कंट्री के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है कि जो संथाली लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट होती है ओल्ड चिकी। ओल्ड चिकी जो स्क्रिप्ट है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया है, मतलब ट्रांसलेट किया गया है ओल्ड चिकी जो इसकी स्क्रिप्ट है। इससे क्या होगा कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं वो इजीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर पाएंगे। उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि किन किन चीज़ों को लेकर के उनके राइट्स हैं, कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो ये तो बेसिक बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बेसिक अवेयरनेस हमारे हर इंडियन सिटीजन में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है और हमारे क्या राइट्स हैं। राइट्स से पहले हमें ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी के लिए हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्ले करनी है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हमारे इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म जो है, जिनका बर्थ जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए हैं द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है इंडिया के रीजनल एरिया में कंट्री है, हमारा नेबर कंट्री है म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी पहले जानते थे। म्यांमार में आप सभी को पता है लास्ट ईयर से मिलिट्री रूल लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो म्यांमार है उसमें ये देखने को मिला है कि कुछ यहाँ पर जिसमें एक पर्सन जो है वो फॉर्मर लॉ मेकर भी रह चुके हैं, आंग सान सूकी की जो पार्टी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 पर्सन ऐसे हैं जिनको आर्मी रूल ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जो प्रोसीजर किया गया है इसको लेकर के
पूरे वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के रिकमेंडेशन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर म्यांमार कंट्री में जो आर्मी रूल लगा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट है वो शो करें, ताकि यहाँ पर लोगों के जो राइट्स जिनको एक तरीके से स्नैच करने की या कर्व करने की जो कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाया जा सके। तो म्यांमार से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम म्यांमार को देखें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में जो 4 स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार कंट्री के साथ में। म्यांमार कंट्री जो है जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और म्यांमार जो है थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, इन सभी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। देखो, इंडिया के लिए म्यांमार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात अगर हम करें तो इंडिया जो है वो अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो लेकर के आया है। इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे म्यांमार का जो सिटवे पोर्ट जो है उसको कनेक्ट करेंगे सी एरिया के थ्रू, फिर यहाँ पर जो कालादान रिवर है उसके थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट तक हम कनेक्ट करेंगे, और फिर नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको ईजिली हम कनेक्ट कर पाएंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि नॉर्थ ईस्ट में टाइम टू टाइम इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता है हमारे इंडिया का। ओके, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्मॉल एरिया है जिसको चिकन बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया तक कनेक्टिविटी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश के थ्रू या फिर म्यांमार के थ्रू कनेक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो भी सेव होगा, जो भी यहाँ पर कॉस्ट आता है इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए वो भी काफ़ी कम होगा, और हम ईजिली जो है इस एरिया को कनेक्ट कर पाएंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनमें भी ये लगेगा कि हाँ, इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में अपने पार्ट जो है इसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो है इनमें ट्राइलेटरल हाईवे जो प्रोजेक्ट है वो भी कोशिश की है, और इन सभी के लिए इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। म्यांमार जो है वो आसियान ग्रुप में एंट्री करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। तो म्यांमार के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार पर जो है उसने 1948 में ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया जो है वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन इंडिया ने डेमोक्रेसी जो वैल्यूज़ हैं उन सभी के अकॉर्डिंग काम किया, और इसी से ये लगता है कि इंडिया जो है वो टाइम के साथ में ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपने रीजनल कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। म्यांमार में 1961 से लगभग 2010 तक यहाँ पर मिलिट्री रूल रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो मिलिट्री थी उसने डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम में इलेक्शन हुए 2015 के टाइम में, जिसमें आंग सान सूकी की जो पार्टी है उसको यहाँ पर बहुत सारी सीट मिली, और फिर यहाँ पर एक तरीके से मिक्सर के बेसिस पर कि आर्मी भी है और जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाएगी। अब उसके बाद में 2020 में दोबारा से इलेक्शन हुए, तो 2020 में देखो यहाँ पर पहली बार जब डेमोक्रेसी वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश किया गया म्यांमार में, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको लगा कि अच्छा, डेमोक्रेसी वैल्यूज़ जब एस्टेब्लिश होंगी तो हमें तो बहुत सारी फ्रीडम मिलेगी, हमें तो बहुत सारे ऐसे राइट्स जो वो कभी सोच ही नहीं पाए थे वो सारे राइट्स उनको दिए गए। तो जब एक रिस्ट्रिक्शन बेसिस पर जो फ्रीडम उनको मिली है, अगर कंप्लीट यहाँ पर डेमोक्रेसी हो तो जो उनको जो भी उनकी फ्रीडम है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए 2020 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर आंग सान सूकी की जो पार्टी है उसको मेजोरिटी यहाँ पर दी गई, मतलब मैक्सिमम सीट्स पर वो जो है वो जीत करके आई। अब यहाँ पर मिलिट्री को लगा कि अगर यहाँ पर मेजोरिटी है इनके पास में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उसमें चेंज कर दिया जाएगा, मिलिट्री का जो पार्टिसिपेशन हमने रखा था लॉ मेकिंग बॉडी में उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा, और जो हमने काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर अपना जो एक डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था उसको तो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के बेसिस पर 2021 में 1 फेब को यहाँ पर जो मिलिट्री है उन्होंने दोबारा से कंप्लीट पावर अपने अंडर कर ली, और जो भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज थे जैसे आंग सान सूकी और उनके जो इम्पोर्टेंट जो भी मेंबर्स थे उनको यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया, उनको प्रेजेंट कर दिया गया। तो ये म्यांमार की प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है।
टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर इंटरवीन करें कि म्यांमार में जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री से एक आरटीआई में एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर्स के खिलाफ में जो टाइम टू टाइम जो इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो वायलेंस देखने को मिलता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर ये आंसर दिया है कि 2019 में जो हम एक बिल लेकर के आए थे, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2019, जिसमें जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो पर्सनल है, उनके खिलाफ में जो वायलेंस होता है और प्रॉपर्टी को जो नुकसान होता है इस वायलेंस में, उन सभी को प्रोहिबिट करने के लिए बिल लाया गया था। लेकिन यहाँ पर अब मिनिस्ट्री ने आंसर दिया है कि कोविड के टाइम में हम एक जो हमारा एंशियंट टाइम का जो बिल था, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, इसमें हमने चेंज किया ऑर्डिनेंस के थ्रू, और इसमें हमने ये रखा था कि कोविड के टाइम में जो भी हमारे हेल्थ पर्सनल काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ में कोई वायलेंस का इंसिडेंट सामने आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको हम एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए काम किया जाएगा। इसमें बताया गया था कि जो पनिशमेंट है वो भी इम्प्लीमेंट होगा अगर आप हमारे हेल्थ पर्सनल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि ये तो आपने कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम, मतलब कोई पेंडेमिक है, कोई डिजीज़ है, उस टाइम काम कर रहे हो, तो उस टाइम जो हेल्थ पर्सनल हैं उनको खिलाफ में जो भी वायलेंस है उनको रेगुलेट करने के लिए काम किया। नॉर्मल टाइम में जो इश्यूज है उसको आप किस तरीके से रेगुलेट करोगे, इसके बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं रखी गई है। ओके, तो यहाँ पर ये आरटीआई में ये बात सामने आई है कि जो बार बार जो प्रोटेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, हेल्थ पर्सनल, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस इश्यू को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट में जो है फैक्शन देखने को मिला शिवसेना में। शिवसेना का एक ग्रुप जो है वो उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं और एक ग्रुप को यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को ही रिप्रेजेंट करते हुए बीजेपी के साथ में अलायंस बनाया और महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना ली। अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बोला है कि जो बो एंड एरो जो सिंबल है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे ने अर्ज किया है कि हमें ये जो भी सिंबल है वो हमें दिया जाए, क्योंकि रियल शिवसेना को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे कैंप ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इसमें पहले आप डिस्कशन कीजिए और इलेक्शन कमीशन का जो भी एक्शन है उसको फ्रीज कर दिया जाए। ओके, तो उद्धव ठाकरे ने ये जो कैंप है इसने ये सारे एलिगेशन, ये सारे जो प्रोसीजर के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर अपना जो भी रिजल्ट है वो कुछ बेसिक फीचर जो होने चाहिए उनके बेसिस पर यहाँ पर दे। ओके, आप सभी को पता है कि जो भी हमारी पार्टीज़ होती हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, उनको सिंबल प्रोवाइड करना जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टार्टिंग में ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन टाइम के साथ में जब इसका वर्कलोड इंक्रीज हुआ तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में चेंज कर दिया गया। जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, इसके अलावा उनकी जो टर्म है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी टर्म के बारे में लिखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में इंडिया का रीजनल एरिया में कंट्री है, नेबर कंट्री है श्रीलंका, आइलैंड नेशन के रूप में। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर निकल करके सी एरिया, सी रूट का यूज़ करते हुए इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें एंटर कर रहे हैं। तो अभी एक पुर्तगाल जो कंट्री है वहाँ से रिलेटेड एक मेंबर, उनकी जो सिटीजन है वो श्रीलंका में 2019 में आया था, लेकिन वहाँ पर वो ट्रैप हो गया, उसके ऊपर कुछ एलिगेशन, कुछ चार्जेस लगे, जिसके बाद में उसको जेल हो जाती है। वहाँ से वो निकल करके फिर इंडिया में आने की कोशिश करता है, तो इंडिया में इनको पकड़ लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं इनमें जो इलीगल इस तरीके की माइग्रेंट्स इशू देखने को मिलते हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और ये जो आर्टिकल है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि एनसीआर में जो इशू है
पोल्यूशन का वो काफ़ी हाई लेवल पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पंजाब और दिल्ली में आप सभी को पता है दोनों ही एक स्टेट है, एक यूटी है, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो दोनों ने मिलकर के डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, जो स्टबल बर्निंग करते हैं फार्मर्स उसको हम यहाँ पर इंसेंटिव देंगे ताकि स्टबल बर्निंग ना की जाए, और जो भी स्टबल बर्निंग है, जो भी स्टबल है, उसका अदर वेज में रिन्यूएबल तरीके से इसका यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर पंजाब और दिल्ली ने ये प्लान जो किया है उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन की डिमांड की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 50% कॉस्ट दे इस नए प्रोग्राम की, और 50% जो है वो पंजाब और दिल्ली मिलकर के इसको सहन करेंगे, एंड्योर करेंगे, ताकि ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर के जो भी अपने ऑर्डर्स पास किए हैं उन सभी को लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको अपने हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ जो उनकी मिनिस्ट्री है उनको इस तरीके से रेगुलेट करना है कि जो भी सर्विलेंस प्रोसीजर है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इस तरीके का जो आउटब्रेक देखने को मिल रहा है वो एक पैंडेमिक के रूप में क्रिएट ना हो, उससे पहले ही हम केसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करें। और ये जो भी केसेस हैं, भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 4 केसेस आए हैं मंकी पॉक्स से रिलेटेड, इस इशू को हम यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि सेम अभी प्रेजेंट टाइम में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो WHO ने डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से WHO ने कोविड के टाइम में भी जनवरी 2020 में डिक्लेयर कर दिया था, और फिर मार्च 2020 में उन्होंने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। तो ये पेंडेमिक के रूप में कवर ना हो, पेंडेमिक के रूप में ये डिजीज़ जो है कन्वर्ट ना हो, इसके लिए पहले ही जो गवर्नमेंट है उसको अपना प्रोसीजर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर नीरज चोपड़ा को लेकर के आर्टिकल आया है कि किस तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो भी हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। इसमें जो हमारे आज जो स्पोर्ट्स पेज है उस पर आर्टिकल भी आया है, जो हमारे मिनिस्टर है उसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस तरीके से हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात बोली है कि देखो टाइम के साथ में गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से कोशिश कर रही है कि बहुत सारी ऐसी नई इनिशिएटिव हमने स्टार्ट की है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे एक एक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, हमारे जो भी एथलेटिक्स हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको सपोर्ट करें, हमारे जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जो भी हमारे मेन इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर वो इंडस्ट्री जो है वो खर्चा करें। इसके अलावा ये भी फोकस किया गया है उनके स्टेटमेंट में कि हमें टाइम के साथ में बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में कंडक्ट करवाने होंगे, तभी जा कर के हमारे इंडिया में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी। अभी इंडिया में होने वाला है चेस को लेकर के जो चैंपियनशिप है वो इंडिया में होने वाली है। इसके अलावा वीमेन फुटबॉल कप जो है वो इंडिया में होने वाला है। इससे पहले मैन फुटबॉल कप जो है वो इंडिया में करवाया गया था अंडर 17 के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जो इंडिया में कंडक्ट होने चाहिए, तभी जाकर के हमारा जो यूथ है उसमें इसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट होगी। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और वो गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर के आए थे टोक्यो ओलंपिक 2021 में। 2020 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इसके अलावा जो टेक्स्ट पेज आता है उस पर भी ये आर्टिकल है बेल से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया की जो प्रिजन है उन प्रिजन में 75% जो भी पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल्स है, मतलब उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट जो है वो प्रूफ हो जाए, उन्होंने कोई क्राइम किया ही ना हो, लेकिन ये जो भी अंडर ट्रायल का प्रोसीजर होता है कभी कभी केसेस में बहुत लंबा होता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि बेल जो लॉ है उसको हमें इस तरीके से रेगुलेट करना होगा कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज ना हो सके। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि हमारे इंडिया की जो प्रिजन है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, मतलब जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की पॉपुलेशन हमारे प्रिजन में अभी भी बने हुए हैं, और उस ओवर क्राउडेड प्रिजन में भी 75% जो लोग हैं वो है अंडर ट्रायल। तो इससे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम अगर हम देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं अंडर ट्रायल हैं, जिससे हमारे जो भी एक्सपेंडिचर है
वो इंक्रीज़ होता है। जो हमारी प्रिजन की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा जब लोग होते हैं तो उनको लेकर के जो भी एक उनके बेसिक प्रोसीजर होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जो भी एक बेसिक फीचर होने चाहिए वो सारे रेगुलेट ढंग से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर इंक्रीज़ होती है। तो जो भी हमारे बेल का प्रोसीजर है उसमें हमें इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है उसके सेक्शंस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जो टेक्स्ट पेज है ना वहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें कुछ सेक्शंस हैं। उन सेक्शन जो है सेक्शन 41 एंड 41A। 41 में क्या होता है कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए पुलिस के द्वारा, और इसमें जो है पहले ऑर्डर भेजा जाता है फिर अरेस्ट किया जाता है 41A में। तो यहाँ पर इसमें जो भी अरेस्ट किया जाता है उसमें बेलेबल या नॉन बेलेबल बेसिस पर जो क्राइम है उनको यहाँ पर डिसाइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर काफ़ी बर्डन जो है इन अंडर ट्रायल केसेस का ही है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम हम लेकर के आएँ ताकि बेल जो प्रोसीजर है वो ईजिली हो पाए। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल आया है उसमें बताया गया है कि फ्री ट्रायल प्रोग्राम जो है वो अदर एरियाज़ में कुछ प्रिजन में लॉन्च भी किया गया, लेकिन हमारे कुछ प्रिजनर ऐसे हैं जिनके ना कोई फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ना उनकी कोई बेसिक प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पर उनको एक तरीके से बेल दी जा सके। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के बेसिस पर। और सॉल्यूशन क्या होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो बेल को लेकर के इशू हैं, अभी कुछ कैसे केस आए हैं जिसकी वजह से जो बेल वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और बहुत बार ऐसे देखने को मिला है कि इलीगल तरीके से या फिर जो हमारे लॉज हैं उनमें कुछ ऐसे इस तरीके से मिस रिप्रेजेंट उनको कर करके जो ये भी बेल प्रोसीजर है इसको काफ़ी क्रिटिकल लेवल पर ले जाया गया है। तो इसको काफ़ी इजीली लेवल पर इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी कुछ रीऑर्डर पास किए हैं। इससे पहले 2014 में अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला था कि क्या होना चाहिए, द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस हैज ऑल्सो एम्फेसाइज्ड अपॉन सेपरेट लेजिस्लेशन ऑन द लॉ रिलेटिंग टू बेल। उसमें भी बोला गया था, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो केस है उसमें भी ये बोला गया है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI कि बेल को लेकर के जो एक्ट है वो अलग से होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो अलग से होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्लाइमेट को लेकर के 2015 में होता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसमें टारगेट लिया जाता है कि 2030 तक जो हमारा एमिशन जो है वो हर इस कंट्री ने अपने कंट्री लेवल पर ये टारगेट लिए थे। ओके, अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमने टारगेट लिए थे उसको अचीव करना इजीली भी है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ नेचुरल गैस के बेसिस पर कोल की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि जो क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए था उसमें तो हम बैक डेट में जा रहे हैं, और बैक डेट में अगर इसी तरीके से जाते गए तो जो हमने टारगेट लिया है उसको तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि रिन्यूएबल पॉइंट्स के ऊपर जो हम कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें ना तो US जिस तरीके से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ गल्फ कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है, स्पेसिफिक फोकस करने के लिए किसके ऊपर वो फोकस कर रहा है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर और भी अदर प्रोडक्ट्स जिनका इजीली यूज़ किया जा सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि समर के टाइम में और विंटर टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन सभी प्रोडक्ट्स का, और इसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड लेवल पर इनके प्राइजेस काफ़ी हाई लेवल देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर है। तो यहाँ पर इनके ऊपर दोबारा से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल टारगेट्स को अचीव करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर अवेल करना फिर उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रोसीजर को करना तो एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है। तो यहाँ पर राइटर जो है उनका ये बोलना है कि भले ही हम एलिमिनेट कर पा रहे हों, लेकिन चाहे स्लो प्रोसीजर हो, लेकिन हमें उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ में जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर टेक्स्ट पेज पर, इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया के जो मिनिस्ट्री है उनके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि जल्दी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है वो स्पेस नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, और स्पेस पॉलिसी जो है इसमें फोकस किया जाएगा कि स्पेस में
जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है उन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपटीशन इंक्रीज़ किया जाए, ताकि स्पेस एक्स जो है, जो इलोन मस्क की कंपनी है, जिसमें जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के रूप में काम करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जब इंक्रीज़ होगा तो कम प्राइस के ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोसीजर होता है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखो इंडिया जो है वो वैसे ही अपना एग्जाम्पल पहले ही सेट कर चुका है। मार्स मिशन जो हमने लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम के नाम से भी जाना गया, उसके बारे में सब बोलते हैं कि हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी जो है उससे भी कम प्राइस में वो मिशन जो है वो हमने लॉन्च कर दिया था। तो कम प्राइस में किस तरीके से लॉन्च करना है, इसमें तो इंडिया को एक तरीके से महारत जो हासिल है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आएगा तो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा बूस्टअप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो पाएगा। इसके अलावा ये बताया गया है कि बहुत सारा इसरो ने इसका प्रोसीजर भी स्टार्ट किया है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना इनरोल भी इसमें किया है, और मेजर उन्होंने फोकस किया है कि स्पेस में जो भी डेब्रीज है उसके ऊपर फोकस किया जाए। उन डेब्रीज को किस तरीके से रेगुलेट करना है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपना रोल प्ले करने की बात यहाँ पर रख रहे हैं। तो टाइम के साथ में डेब्रीज की बात अगर हम करें तो जो पहले स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की, जो प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर रही हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो कचरा है, वेस्टेज जो है वो स्पेस में इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में इसको लेकर के कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी जो है वो काम करेंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है हमारी गवर्नमेंट को 35 नेम को लेकर के कि 6 हाई कोर्ट में जजेस के जो नेम हैं उनको इस तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 124 जो है, आर्टिकल 124, इसमें एक बात बोली जाती है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, वो हमारी कंसल्ट करेंगी। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमारे जो सीजीआई जो हैं वो इसमें कंसल्ट करेंगी। मतलब सीजीआई की जो कंसल्ट है वो यहाँ पर मस्ट है। ओके, आर्टिकल 124 ये बात बोलता है जब भी जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उन सभी को लेकर के। अब इसको लेकर के 3 केस आए जिनको 3 इंपॉर्टेंट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस जो है वो 1982 में आया। अब इसमें एक बात बोली गई कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट तो करेंगे सीजीआई के साथ में, लेकिन सीजीआई जो अपना ओपिनियन देंगे वो यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। ये 1982 का जो जजेस केस है उसमें आया। फिर सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 में। इसमें एक बात बोली गई कि जो हमारे सीजीआई हैं वो 2 सीनियर मोस्ट के जजेस के साथ में डिस्कशन करेंगे और फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपना जो ओपिनियन है वो देंगे, और प्रेसिडेंट के ऊपर ये जो ओपिनियन है सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो भी ओपिनियन है वो यहाँ पर बाइंडिंग होगा। ये बोला गया सेकंड जजेस केस में जो 1993 में हुआ था। फिर थर्ड जजेस केस आया जिसको बोलते हैं 1998 में। इस थर्ड जजेस केस में बोला गया कि सीजीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में डिस्कशन करेंगे जब भी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होगा। ओके, तो इसमें जो प्रेसिडेंट को जो भी अपना ओपिनियन देंगे ये जो कॉलेजियम है वो यहाँ पर बाइंडिंग होगा। और यहाँ पर ये चेंज किया गया, पहले 2 था, सेकंड जजेस केस में इसको 4 कर दिया गया। इसके बाद में 2015 में हमारी गवर्नमेंट जो है वो एनजेसी प्रोग्राम लेकर के आती है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारा जो जुडिशरी है इन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी जो कॉलेजियम है इसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें एक तो हमारे लॉ मिनिस्टर होंगे इस कॉलेजियम में, इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन और होंगे, और ये जो सीजीआई मतलब जो हमारे जो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं 4 की जगह 2 कर दिया जाए इनकी संख्या, और फिर जो कॉलेजियम बने वो यहाँ पर अप्रूवल दे, ओपिनियन दे, और फिर उसको प्रेसिडेंट मानेंगे। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने बोल दिया कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है आपके इस एनजेसी प्रोग्राम को। ओके, तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के खिलाफ में अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी जो है वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब अगर आप जो है देखो, जब भी आप सोना खरीदते हो तो उसको एक घिसा जाता है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है कि वो प्योर है या नहीं है।
सेम इसी तरीके से जुडिशरी क्या करती है, जब भी कोई लॉ बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रब करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है ये लॉ। अगर किसी एक भी प्रोविजन को वो वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसके उस पार्ट को या कंप्लीट लॉ को जुडिशरी जो है वो खत्म कर सकती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए हैं जो हमने जुडिशरी से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस किया। कुछ अदर फैक्ट्स को अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ है 34, जिसमें 33 तो जजेस हैं और 1 CGI है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको रेगुलेट करता है पार्लियामेंट। ये आपको बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको कौन डिसाइड करता है, तो उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये दोनों में डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, और आर्टिकल जो रिलेटेड है पेज नंबर 11 पर। आप सभी को पता है मानसून सेशन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और यहाँ पर लोकसभा में जो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ इश्यू क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से उनको मानसून सेशन के बचे हुए टाइम के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि रूल 374 जो है उसके बेसिस पर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ये क्रिएट कर रहे थे, जिसके बेसिस पर मानसून सेशन का जो रेस्ट टाइम पीरियड है उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर अपोजिशन ने बोला है कि हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारी वॉइस है, उसको यहाँ पर प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है इसमें देखो, कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन है एडम हैरी, जिन्होंने पायलट का कोर्स किया, लेकिन DGCA ने इनको अप्रूवल नहीं दिया। अप्रूवल ना देने का कारण ये बताया कि ट्रांसजेंडर पर्सन है। इसको लेकर के फिर न्यूज़ आती है, न्यूज़ में जो मेडिकल टेस्ट है उसके लिए जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि दोबारा से इनका टेस्ट हो, और कोई भी पर्सन जो है वो पायलट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा उसके बेसिस के लिए ट्रांसजेंडर जो है वो एक पॉइंट नहीं हो सकता है कि ट्रांसजेंडर के बेसिस पर आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो अगर ये फिट पाए जाते हैं तो इनको जो भी प्रोसीजर जो है, जो भी इनको जो रिकॉग्निशन है वो दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, और आर्टिकल यहाँ पर जो रिलेटेड है मंकी पॉक्स को लेकर के ही है, किस तरीके से केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लेवल पर भी, कंट्री लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।